सजनवा बैरी हो गए हमार। रात ढलने लगी, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन की नैनो वाली रे दुल्हनिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने आज भी भारतीय सिनेमा जगत में कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल किया हुआ है। इस फिल्म के निर्माता एक गीतकार थे और उन्होंने खुद व अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसे गीतों की रचना की जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाती। एक आंचलिक कहानी का ऐसा सजीव चित्रण बहुत कम आज तक देखने को मिला है और यही कारण है कि लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। गलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके जो मुख्य अभिनेता थे वो एक जाने माने स्टार थे, उसके बावजूद उन्होंने महज 1 रुपया लेकर इस फिल्म में पूरी एक्टिंग की थी और इसकी हीरोइन जिन्हें मेहनताना बीच में मिला, एडवांस नहीं मिला, तो उन्होंने फिल्म के सेट पर आना बंद कर दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि हीरो का 1 रुपया लेना निर्माता को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें मुंबई के पास पूरा एक गांव बसाना पड़ा और इसमें झोपड़ी, मवेशी और निवासी तक बिल्कुल देसी अंदाज के बसाए गए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म में निर्देशक से लेकर एक्टर, एक्ट्रेस और गीतकार, संगीतकार सारे टॉप के थे, उसके बावजूद यह फिल्म फ्लॉप हो गई और यही कारण रहा कि इसके निर्माता को ऐसा सदमा लगा कि उनकी जान चली गई। सजनवा बैरी हो गए हमार। कौन सी थी यह फिल्म और क्या था इसका क्लाइमैक्स? क्यों इस फिल्म के बनने में 4 साल लग गए और क्यों इसके रिलीज के दशकों बाद इसके प्रसारण अधिकार को लेकर बिहार सरकार पर हुआ था करोड़ों का मुकदमा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसके गीतों ने आज तक दर्शकों के दिलों पर राज किया हुआ है। इस फिल्म का नाम था तीसरी कसम। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाती। तीसरी कसम के लिए कहा जाता है कि यह फिल्म नहीं, सेलुलॉइड पर लिखी एक कविता है। यह वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा की। यह फिल्म जो उनके प्रिय मित्र थे गीतकार शैलेंद्र जी, उन्होंने बनाई थी। खबरदार, जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम। इस फिल्म को बनाया गया था फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास मारे गए गुलफाम पर। फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में बताऊं कि वो बिहार के अररिया जिले के एक लेखक थे और भागलपुर के आसपास की पृष्ठभूमि पर इसकी कहानी लिखी गई थी। यह कहानी इतनी मार्मिक है, इतनी सरल है कि इसका जो चित्रण है वो बहुत ही मुश्किल था। तो शैलेंद्र जी ने इसका एक जो चैलेंज है वो दिया बासु भट्टाचार्य जी को। बासु भट्टाचार्य निर्देशक थे और उन्होंने क्या गजब का इसमें फिल्मांकन किया है। आप देखिएगा फिल्म को तो मतलब आज भी आप रोमांचित हो उठिएगा। गढ़ बनेली के मेले जाना। पूरी बाबा ये तो परी है। सजनवा बैरी हो गए हमार। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानती और देखी लगे घूरने। एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुनेगा? तुम्हारे साथ सफर के 2 दिन कैसे कट के पता भी नहीं चला। आप जो चाहते हैं कभी नहीं होगा। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। नौटंकी छोड़ दोगी तो करोगी क्या? तुमने कहा था ना महुआ को सौदागर ने खरीद लिया। भाई
सामान लग गया। मैं बिक चुकी हूँ मीता। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। कहा जाता है कि कहानी की जो बारीकियां हैं उसको निर्देशक ने इतनी सटीकता से पर्दे पर उतारा था कि बिल्कुल मतलब लेखक भी दंग रह गया कि मैंने जो लिखा उसको कितना सटीक बिल्कुल इसका चित्रण इस फिल्म में किया गया है। आपकी निगाहों में मैं एक सिर्फ बाजारू औरत हूँ और उनकी निगाहों में देवी। लेकिन जमींदार साहब, उनकी गलतफहमी में जो एक नशा है वो ना आपके ऐश बाग में है और न विलायती शराब में। इस फिल्म के लेखक नवेंदु घोष थे और फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी इसके जो संवाद है वो लिखे थे। अब आपको बताएं वो किस्सा जो फिल्म के शुरुआत में हुआ। फिल्म की बिल्कुल जब कल्पना लेकर गए शैलेंद्र जी अपने मित्र राज कपूर के पास, हालांकि राज कपूर की उम्र उस समय एक नायक के उम्र से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन शैलेंद्र जी को लगा कि बिल्कुल राज कपूर का जो चरित्र है वो बिल्कुल सही उतरेगा। तो राज कपूर जी के पास गए तो राज कपूर जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यह फिल्म करूंगा, लेकिन इसका जो पारिश्रमिक है वो मुझे पूरा का पूरा एक साथ चाहिए। अब शैलेंद्र जी का चेहरा उड़ गया बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये तो मेरे इतने पुराने मित्र थे और इन्होंने मुझे ऐसे वक्त पे बिल्कुल सारा का सारा पारिश्रमिक मांग लिया। वो अरेंज कर रहे थे कहीं कहीं से, लेकिन अब इतना पैसा अचानक कहाँ से ले आते कि राज कपूर जैसे बड़े स्टार का पूरा पारिश्रमिक। तो शैलेंद्र जी बिल्कुल हतप्रभ रह गए। तो राज कपूर मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखे और वो कहा कि इस फिल्म का पूरा पारिश्रमिक मैं 1 रुपया लूंगा। फिर शैलेंद्र जी की जान में जान आई और उन्होंने तुरंत 1 रुपया निकाल कर दे दिया और राज कपूर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं रहा शैलेंद्र जी के लिए, क्योंकि यह फिल्म 1962 में बननी शुरू हुई थी और 1966 में जाकर पूरी हुई। इस देरी की बहुत सारी वजहें थी, जिनमें एक प्रमुख वजह राज कपूर साहब का उपलब्ध ना होना भी बताया जाता है। इसके अलावा फिल्म के निर्देशक जो बासु भट्टाचार्य थे वो भी अचानक गायब हो गए थे। तो इन वजहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं फिल्म के हीरो राज कपूर साहब ने मेहनताना तो नहीं लिया, लेकिन आउटडोर शूटिंग के डेट्स भी देने से कतराने लगे। अब शैलेंद्र साहब के सामने मुश्किल यह हो गई कि वो आधी फिल्म की शूटिंग कर चुके थे और ऐसे में हीरो को बदलना संभव नहीं था। तो उन्हें पवई के पास पूरा का पूरा गांव बसाना पड़ा, जो खासा महंगा भी था और बहुत मुश्किल भी था। इस फिल्म की जो कास्टिंग थी, उसकी शूटिंग जो शुरुआती शूटिंग थी वो फणीश्वरनाथ रेणु जी के जो गांव है औराही, वहां हुई थी। ये औराही जो गांव है अररिया जिले में पड़ता है। अररिया जिले में वो रेणु जी पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। अपने ही मित्र के खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने, हालांकि वो हार गए थे। तो रेणु जी वहाँ के थे और जब उनको ले जाया गया, चूंकि इसका जो पवई में, मुंबई के पास पवई में और भोपाल के पास एक बीना जगह है वहाँ, और कुछ मोहन स्टूडियो जो मुंबई में है, 3 जगहों पर इसके जो सेट है लगाए गए थे। और जब जो पवई में जो गांव जैसा सेट बनाया गया था, तो वहाँ जब रेणु जी पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए कि अरे ये उनका गांव यहाँ कैसे आ गया। भाइयों और बहनों, यहाँ तो बहनों है ही नहीं, खैर कोई बात नहीं भाइयों। तो ये रेणु जी के लिए भी और जो फिल्म के निर्देशक हैं उनके लिए भी बहुत, मतलब जो सेट डिजाइनर थे उनका काम बहुत अच्छा और सराहनीय रहा। तो निर्देशक लेकिन जो इसके थे, मतलब देर क्यों हुई ये फिल्म, पहले इस पर आते हैं कि ये फिल्म जब बननी शुरू हुई तो क्यों देरी आती चली गई, जबकि उस समय फाइनेंस इन्होंने अरेंज कर लिया था सारा, तो उसके बावजूद कैसे देर होती चली गई। तो पहली जो देर हुई वो हुई निर्देशक जो थे बासु भट्टाचार्य साहब। उस समय वो बिमल राय की बेटी से उन्होंने शादी की थी और बिमल राय की इच्छा के विरुद्ध की थी। तो वो चले गए, उनको लेकर चले गए और समझिए एक तरह से भाग गए थे, कहा जाता है। तो अब ये शैलेंद्र जी बेचारे परेशान रहे, तो कैसे कैसे करके उनको फिर वापस लाया गया। फिर इस बीच कहा जाता है कि जो राज कपूर साहब हैं वो चाह रहे थे कि संगम को पहले पूरी करें,
क्योंकि संगम उनके लिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। संगम कलर फिल्म थी और उसके पहले वो नहीं चाह रहे थे कि कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म प्रदर्शित हो, क्योंकि जो यह फिल्म थी इसका बजट या कहिए तो इसकी कलात्मकता के लिए इसे ब्लैक एंड वाइट ही रहने दिया गया था। डिले हुई तो उसके कारण जो शैलेंद्र जी का जो बजट था वो लगभग खत्म होने वाला था और कहा जाता है कि इसकी पब्लिसिटी में बिल्कुल नहीं के बराबर खर्च हुआ। शैलेंद्र जी का बजट जो था वो खत्म हो चुका था और आप जानते हैं कि फिल्मों में जो सबसे बड़ा जो बजट होना चाहिए या होता है आमतौर पर कि उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो शुरू में जब इसकी पब्लिसिटी पर खर्च नहीं हुआ तो इसे कोई वितरक लेने को तैयार नहीं था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स ही तय करते हैं कि मार्केट। और यह बात शैलेंद्र जी को राज कपूर साहब ने फिल्म की शुरुआत करने से पहले चेताई थी कि देखो ये तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें अभी चेता रहा हूँ कि जो फिल्म का जो बाजार है, ये फिल्म इंडस्ट्री का जो बाजार है वो अपनी नीतियाँ तय करता है, वो अपने नियम तय करता है और उसी पर जो प्रोड्यूसर है उसको चलना पड़ता है। लेकिन शैलेंद्र जी और बासु भट्टाचार्य जी ने इसको बाजार के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिल्म तो बहुत अच्छी बनी। फिल्म में आप देखिएगा कि शुरुआत में राज कपूर साहब जो मतलब एक गाड़ीवान है वो बैलगाड़ी चलाते हैं और उन्होंने सबसे पहले जो एक किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को बिठा लिया था और उसके कारण वो एक थाना पुलिस के चक्कर में फंसे। तो जो पहली कसम खाई उन्होंने वो थी कि किसी अपराधी या किसी भी इस तरह के व्यक्ति को जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको नहीं बिठाएंगे अपनी गाड़ी पे। फिर उन्होंने वो गाड़ी पर कुछ बांस लाद लिया था और बांस उनकी जो गाड़ी से पीछे दूर तक लटक रहा था तो वो टकरा गया किसी दूसरी गाड़ी से। तो उसके कारण जो उनको परेशानी हुई तो फिर उन्होंने तय किया कि बांस नहीं कभी ला देंगे। पैसे चाहिए थोड़े से मिलेगा, बाकी कल ले लेना। नहीं मुनीम जी, मैंने कसम खाई है ना मैं बांस छूंगा ना चोरी चमारी का माल। अजीब आदमी है, भला इतनी रात गए मैं आदमी कहाँ से ढूंढूं? जा कल भर ले आना। मेरा हिसाब कर दीजिए मुनीम। तो ये दूसरी कसम थी और जो ये तीसरी कसम, चूंकि ग्रामीण कहानी है तो ये छोटी छोटी बातें ही एक जो कसम थी उनकी वही चल रही थी। और जो तीसरी कसम खाई वो बहुत मतलब इस फिल्म में पूरी कहानी उसी पर आधारित है। ये दो तो छोटी छोटी कहानियाँ थी और समझिए कि क्षणिकाएं थी, लेकिन ये जो मुख्य कहानी है वो है कि वो जो हीरोइन है, हीरोइन इस फिल्म में एक नौटंकी वाली है। वो ड्रामा करती हैं, नौटंकी करती हैं और उनको ये साथ लेकर जाते हैं मेले में। तो 2 दिन, काफ़ी दूर जाना था, 2 दिन लग गया। तो राज कपूर उनसे बिल्कुल अंतरंग हो गए और बिल्कुल मतलब हीरोइन भी उनसे बहुत घुल मिल गई। शुरू में तो थोड़ा इन लोगों में दूर दूर था, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन लोगों की करीबियाँ बढ़ी। और जब वहाँ मेले में, जहाँ एक मेले में जाना था इनको, जो हीरोइन थी वहीदा रहमान, तो हीराबाई बनी है और राज कपूर का नाम हीरामन है। तो हीराबाई को लेकर मेले में पहुँचते हैं और मेले में वो रुकते हैं और उसके बाद फिर वहाँ चूंकि लगाव हो गया था इन दोनों का, उन्होंने वो मेले का मजा लिया, मेले का लुत्फ उठाया और इनकी नौटंकी भी देख रहे थे। हालांकि उनको जो लोग वहाँ फप्तियाँ कस रहे थे हीरोइन पर, जो भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे, वो इनको बहुत चुभ रहा था। आप ये काम छोड़ दीजिए, ये नौटंकी का काम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नौटंकी अच्छी नहीं लगती? मेरी बात नहीं है, लोग आपको बुरा समझते हैं। तो क्या हुआ, मैं बुरी बन तो नहीं गई? फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब नौटंकी वाली अपना पेशा कैसे छोड़ दे, वो खानदानी पेशा है, वो पूरा दिखाया गया कि ये बहुत भोला है और जो हीरोइन है वो एक समझदार, एक जानकार और अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाली है। तो लास्ट में जो क्लाइमैक्स में होता है कि ये नौटंकी वाली फिर किसी नवाब के साथ या किसी महाराजा के साथ चली जाती हैं और ये हीरो जो है वो अकेले रह जाते हैं, हीरामन साहब। तो हीरामन को लास्ट में कुछ पैसे भी पकड़ा जाती है, लेकिन आकर हीरामन साहब वो तीसरी कसम खाते हैं अपने बैलों को देखकर। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। ये था क्लाइमैक्स। जो फिल्म थी उसके स्टार बहुत अच्छे थे, उसके गाने बहुत अच्छे थे, गानों का फिल्मांकन बहुत अच्छा था और नाच भी था, एक मुजरा भी है।
इस फिल्म के 11 गाने और सब एक से बढ़कर एक। आप सुनिएगा, एक लता मंगेशकर की आवाज में 2 गाने हैं और ये रहा लता मंगेशकर जी की आवाज में दूसरा गाना। ये गाना बिल्कुल दिल को छू जाता है। तीन गाने मुकेश जी की आवाज में हैं इस फिल्म में और तीनों ही बेहद मार्मिक। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख ली। तीनों गाने राज कपूर साहब पर फिल्माए गए हैं और एक से बढ़कर एक गाने हैं। डूब गए हम बीच भंवर में करके सोला। फिल्म के 8 गाने शैलेंद्र साहब ने खुद लिखे थे और 3 गाने हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। इस फिल्म के 3 गाने आशा भोसले जी ने गाए थे और तीनों ही 3 रंग के थे, बिल्कुल अलग अलग। ये जो गाना है बच्चों की आवाज में, बिल्कुल जो गांव में गुजर रही है इनकी बैलगाड़ी और पीछे से बच्चे गाते हुए चल रहे हैं, ये गाना इतना मधुर है, इतना लोकप्रिय है कि आज भी कहीं भी शादियों में बजता है ये तो लोगों के पैर से रखने लगते हैं। मीठे बहन की किनेनो वाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि फिल्म के सभी गाने शंकर जैक्सन साहब ने संगीतबद्ध किए थे। इसके अलावा इस फिल्म में मन्ना डे साहब से एक गाना गवाया गया था। बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस। एक गीत इस फिल्म में मुबारक बेगम और शंकर शंभू कव्वाल हैं, उनकी आवाज में भी है। कहूँ क्या इश्क़बाज़ी का निराला ही फसाना। एक गाना इसमें जो लता मंगेशकर परिवार की जो तीनों बहनें थी, इनकी जो राइवल मानी जाती थी, सुमन कल्याणपुर, उनकी आवाज में भी है। सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई। तो जैसे कि शैलेंद्र जी के लिए कोई यज्ञ हो रहा हो और सारे जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग आकर आहुति दे रहे हो, तो उस तरह से इस फिल्म में सब ने मिलजुल कर प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, यह फिल्म चल नहीं पाई और शैलेंद्र जी को इसका इतना धक्का लगा कि उसके बाद उठ नहीं पाए वो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई। हालांकि शैलेंद्र जी ने फिल्म के लिए काफी अच्छा बजट अपना अरेंज किया हुआ था, लेकिन फिल्म में खर्चे इतने अनाप शनाप हुए कि बिल्कुल वो आर्थिक तंगी में आ गए थे। एक बार की बात है, वहीदा रहमान को फिल्म के बीच बीच में उनको किस्तों में दिया जा रहा था पैसा, तो एडवांस से ज़्यादा मतलब कुछ पैसा उनको चाहिए था। उन्होंने मांगा तो शैलेंद्र जी उस समय देने में असमर्थ थे, तो वहीदा रहमान ने सेट पर आना बंद कर दिया। बाद में राज कपूर साहब ने उनको समझाया, तब जाकर वो सेट पर आई और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। उस दिन मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में ना जाने क्या अनाप शनाप बक गई, और तुम्हारा गुस्सा भी इतना तेज है ये क्या मालूम था मुझे। लो, अब सारा गुस्सा पानी हो गया। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि यह फिल्म जानबूझकर फ्लॉप करवाई गई थी। अब अगर चर्चा करें फिल्म के फ्लॉप होने के कारणों की, तो यह फिल्म उस समय के लिहाज से बिल्कुल अलग फिल्म थी, क्योंकि आमतौर पर उस समय दुखांत फिल्मों का चलन नहीं था। फिल्म के अंत में जैसी की कहानी थी कि अदाकारा को या हीरोइन को उसकी माँ जो है वो बेच देती है किसी ठाकुर के यहाँ, तो वो चली जाती है और हीरो से उसका मिलन नहीं हो पाता है। तो यह एक तरह से दुखांत कहानी थी। तो इसके कारण लोगों को, जो दर्शक थे, उसको ये मतलब इस कहानी को पचा नहीं पाए और फिल्म लोगों के बहुत करीब नहीं आ पाई। जब वितरक इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो राज कपूर साहब ने और शैलेंद्र जी ने मिलकर तय किया कि इसको जो कहानी है उसको थोड़ा सा बदला जाए, बाजार के हिसाब से ढाला जाए
और क्लाइमेक्स चेंज किया जाए। तो कहा जाता है कि इसके लिए रेणु जी को बाकायदा मुंबई बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि इस कहानी में क्या बदलाव संभव है। तो रेणु जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, इस कहानी को बिल्कुल ऐसे ही दिखाया जाए, और वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हुए और फिर शैलेंद्र जी ने इसको ज्यों का त्यों जाने दिया। तो यह एक डिजास्टर माना जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो शैलेंद्र जी को जो भारी खर्चा हुआ इसका, तो बहुत सारा अनाप शनाप खर्चा हुआ। उनके एक करीबी रिश्तेदार थे, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, उन्होंने कहा जाता है कि बहुत अनाप शनाप खर्च कर दिया। शैलेंद्र जी जब फिल्म के बजट की जांच कर रहे थे तो देखा कि उन्होंने पाया कि 15 कोट खरीदे गए थे, जबकि फिल्म में जो हीरो है हीरामन, वो कहीं कोट पहनता ही नहीं है, वो धोती कुर्ता में रहता है। तो उससे पूछा गया, जो रिश्तेदार थे उनसे पूछा गया कि संतोष ठाकुर शायद उनका नाम था, तो उनसे पूछा गया कि ठाकुर साहब ये जो कोट है क्यों खरीदा गया था। तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल किया, फिर बाद में पूछताछ पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोई शादी थी, उसमें उन्होंने अपने लिए कोट बनवाए थे और अपने रिश्तेदारों के लिए कोट बनवाए थे, तो उसका खर्चा उन्होंने शादी में जोड़ दिया था। इसी तरह बीना जो मध्य प्रदेश में है, कहा जाता है कि वहाँ जाने का जो इनका पर्पस था, क्योंकि शूटिंग आपको बताया था पहले कि 3 जगह शूटिंग हुई थी, पवई में, फिर वो मुंबई के एक स्टूडियो में, और बीना मध्य प्रदेश में एक जगह, वहाँ सेट लगाया गया था। तो बीना के लिए जो कारण बताया जाता है कि ठाकुर साहब की जो एक प्रेमिका थी, वो बीना की रहने वाली थी, तो वहाँ उन्होंने इसलिए अपना सेट लगाया, उसको दिखाने के लिए या उसके साथ समय बिताने के लिए, जो भी कारण हो, तो वहाँ उन्होंने सेट लगाया। और जो खर्चे हो रहे थे वो बिल्कुल अयाशी भरे खर्चे हो रहे थे, तो इस कारण से शैलेंद्र साहब बाद में बहुत कर्ज में चले गए थे, और चूंकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई तो रिकवरी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, और भी कई सारी बीमारियां थी शैलेंद्र साहब को जो उभर के सामने आ गई, तो इसके कारण शैलेंद्र साहब की मौत हो गई। हालांकि बाद के वर्षों में यह फिल्म लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई, लोगों ने इसे बहुत चाव से देखा, और जैसा कि आपको पता है कि यह आज भी एक कल्ट क्लासिक में गिनी जाती है। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं बैल को मारने लगा तो आपने कहा, आहा मारो मत। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, बच्चों जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। अब आपको सुनाते हैं वो किस्सा जिसके कारण बिहार सरकार पर एक मुकदमा हो गया था इस फिल्म को लेकर। तो जब ये फिल्म दरअसल उन कई फिल्मों में शामिल थी जिसको बिहार सरकार गांव-गांव में दिखाती थी, जनसंपर्क विभाग जो है वो अपनी जो प्रचार की फिल्में थी, जो शिक्षाप्रद फिल्में थी, उसके साथ साथ ये फिल्में भी दिखाती थी। बिहार में एक प्रथा है, और भी कई राज्यों में है ये प्रथा, कि जो जनसंपर्क विभाग है वो क्या करता है कि गांव में जैसे किसी बड़ी फिल्म को लेकर, ये फिल्म हुई, साहब बीबी गुलाम हुई, इस तरह की कई फिल्में थी, उन्हें लेकर वो गांव-गांव में दिखाता था, और उस बीच में वो अपनी जो संदेश वाली फिल्में होती थी उनको चला देता था। तो ऐसे में जब 2013 में इनके दिनेश शंकर शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र जी के पुत्र, उन्होंने देखा कि उनकी जो फिल्म है वो दिखाई जा रही है, तो उन्होंने बिहार सरकार पर मुकदमा कर दिया और कहा कि जब बिहार के ही जो सपूत हैं उन पे ही ऐसा शोषण हो रहा है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्माता से अनुमति नहीं ली गई है प्रदर्शन की, तो इसलिए बिहार सरकार इसमें 15 करोड़ रुपया मुआवजा दे। तो फिर बाद में बिहार सरकार के जो लीगल टीम है उसने बताया कि 1969 में इस फिल्म की जो 16 mm प्रिंट है वो खरीदी गई थी, और जब प्रिंट खरीदी गई थी तो उसके साथ ही उसका राइट भी खरीदा गया था, तब जाके ये मामला अभी सुलझा फिर। तो दोस्तों, यह था तीसरी कसम का किस्सा। आपको यह किस्सा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।